रुद्रप्रयाग दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करेंगे निरीक्षण। राहत और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद लापता हुए 17 लोगों की खोजबीन में जुटी टीमें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य संस्थाओं के जवान खोजबीन में जुटे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, देवभूमि में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले। नू हिंसा को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन में नाराजगी। उपद्रवियों को फांसी की सजा दिलाने की उठाई मांग। पीएम के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। देहरादून में पैर पसार रहा डेंगू। अब तक डेंगू के 127 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। बागेश्वर और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी। कई जगह भूस्खलन की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी आज जाएंगे रुद्रप्रयाग। सीएम धामी आज जाएंगे रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करेंगे निरीक्षण। गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करेंगे निरीक्षण। राहत और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। भूस्खलन से 3 की मौत जबकि 17 लोग लापता। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी आज जाएंगे रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करेंगे निरीक्षण सीएम धामी। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूस्खलन से 3 लोगों की हुई मौत जबकि 17 लोग अभी भी लापता हैं। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज जाएंगे रुद्रप्रयाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करेंगे निरीक्षण। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको कि भूस्खलन से 3 लोगों की मौत जबकि 17 लोग लापता हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी आज जाएंगे रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करेंगे निरीक्षण। राहत और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी से संबंधित बहुत से निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन अन्य कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्य कार्यों में सड़क निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण इन सभी निर्माण कार्यों से व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा निर्माण कार्यों को 26 जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाए। स्मार्ट सिटी परियोजना की जो समीक्षा बैठक मैंने की है और जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम चल रहे थे, पूरी तरह से मैंने उनकी समीक्षा की है और मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए कि बहुत सी योजनाएं हमारी कंप्लीट भी हुई हैं और मैं आज इस बात को कहने को तैयार हूँ कि जिसमें हमारा यहाँ स्मार्ट शौचालय है, स्मार्ट स्कूल है, हम बहुत तेजी लाएंगे। और मैंने आज अधिकारियों को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है, हालांकि हमें 1 साल यानी जून 24 तक ही काम करना है, लेकिन 26 जनवरी 2024 तक हम इस काम को कंप्लीट करेंगे, ऐसा मैंने उनसे कहा है। और
खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों को मानव वन्य जीव संघर्ष के तहत मिलने वाली राहत राशि पीड़ितों को 15 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बंदरों और सुअरों से खेती को बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को भी कहा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक सचिवालय देहरादून में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बंदरों के बाध्यकरण का लक्ष्य दोगुना करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने और वनों के पास गांव में सोलर लाइट लगाने, जागरूकता अभियान चलाने व पर्याप्त वन कर्मचारियों को नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म व बायो फेंसिंग के बैठक के बोर्ड का नियमित एजेंडा बनाने का निर्देश दिया, ताकि प्राथमिकता के आधार पर इन कार्य हो सके। बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड के शीर्ष 3 में स्थान बनाने पर मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की तथा जनपदों के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में चर्चा की और विभाग द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना वात्सल्य योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वात्सल्य योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जा रहे 5% आरक्षण प्राप्त लाभार्थियों के बारे में भी जनपदवार जानकारी प्राप्त की। देखिए, आज महिला कल्याण की समीक्षा बैठक ली गई है और इस बैठक में, जो कि पूर्व में मैंने जून माह में भी ली थी और जुलाई माह में भी ली और पुनः आज फिर अगस्त माह में की आखिरकार पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ उसकी समीक्षा की गई। सभी जिला प्रशासन अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे और संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। तो विषय था, पिछली बार लिया था कि भाई हमारा जो वात्सल्य योजना है उस वात्सल्य योजना से जो हमारे लाभार्थी हैं क्या वो बराबर उस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो वात्सल्य योजना में लाभ लेते हुए 5% जो आरक्षण सरकार ने उनको दिया है उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो ये सभी जनपदों से आज परीक्षण किया गया, तो कहीं कहीं पर ऐसी सक्सेस स्टोरी प्राप्त हुई है जहां पर बच्चे जो है 5% का आरक्षण प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर बने। तो हमने उनसे यही कहा है कि संबंधित जनपद के संबंधित बच्चे जो वात्सल्य योजना से आच्छादित है, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के से उनको क्या क्या लाभ हुआ ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इसको लेकर जिला प्रशासन अधिकारी अपनी तैयारी करें, शॉर्ट वीडियोस बनाएं ताकि जो है एक जो मैसेज होता है योजनाओं का वह जा सके। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन ने हरियाणा के मेवात नूह में हुई हिंसा को लेकर कड़ी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने घटना के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की। उन्होंने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों द्वारा की गई घटना बेहद निंदनीय है, जिसकी शब्दों में निंदा नहीं की जा सकती। हिंदू आस्था वाले भारत देश में इस तरीके की घटनाएं हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात है, जिन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घटना के आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की, साथ ही मृतकों के परिवार वालों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। और ये की हमारी मांग है सर, इसमें क्या है, मेन मुद्दा ये था जो मेवात में जो अशोभनीय घटना घटी है उसमें कुछ आतताइयों ने जो शोभा यात्रा पे अचानक हमला किया है वो बहुत घोर निंदनीय है और उसमें बहुत घोर नरसंहार किया है। उन्होंने गाड़ी में से उतार के वहां लोगों की हत्या की है और गाड़ियां भी फूंक दी है और ये एक बहुत ही गलत कार्य है। इससे लोकतंत्र में भी एक खतरा है
तो इसलिए हम प्रधानमंत्री से यही मांग करते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। मेवात में जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है और इससे पूरे भारत में खासकर हिंदू समाज में बहुत रोष है और ये जब तक नहीं रुकने की, जब तक माननीय मोदी जी, योगी जी उस पर अपना स्टैंड नहीं लेंगे। और मैं तो ये कहूँगा जो योगी जी ने अपना स्टैंड ले रखा है ना, जो उग्रवादी हैं या दंगाई हैं उनके खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तुरंत होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में की पत्रकार वार्ता। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में बलात्कार, छेड़छाड़ सहित अन्य महिला अपराध बढ़े हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड व नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार जैसे मामलों को लेकर उनकी महिला मोर्चा के नेता कुछ नहीं बोलती, जबकि उनके भाषण में एक छोटे से अंश को लेकर वो सड़कों पर उतर आई। अब देहरादून में मंत्री आवास के सामने महिला का शव मिलने पर भी भाजपा महिला नेता चुप है। मात्र शक्ति सुरक्षित नहीं है। एक आरटीआई के अनुसार 2022 में 872 केसेस महिलाओं के साथ बलात्कार के दर्ज हुए। प्रतिदिन लगभग 3 बलात्कार उत्तराखंड राज्य में हो रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि क्या हुआ है और सबसे चिंता का विषय है कि जो 2021 में 1 का आंकड़ा था वो 3 का हो गया और इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। खबर पौड़ी से है, जहां श्रावण मास में पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नली धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन एवं पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन पते हसमुख संग पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर परिवार व देश की सुख समृद्धि की कामना की। बसंती बेन इसके बाद पार्वती मंदिर के पास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से भी मुलाकात की। कुलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने शशि से लंबी बातचीत की। शशि के साथ बिताए पलों को बसंती बेन ने मोबाइल के जरिए कैमरे में भी कैद किया। वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वह बोली कि उनका भाई पीएम नरेंद्र मोदी सब कुछ त्याग कर देश को, तो दूसरा भाई सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य को समर्पित है। मोदी की बहन अपने पति और साथियों के साथ ब्रह्मपुर स्थित श्री राम तपस्थल आश्रम में पहुंचकर महंत दयाराम दास से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वीडियो बना देते हैं थोड़ा। लक्सर कस्बे के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बाढ़ के दौरान मोहल्ले में हुए नुकसान का सही सर्वे न करने का आरोप लगाते हुए दोबारा से सर्वे कराए जाने की मांग की। बता दें, लक्सर कस्बे के दर्जनों महिलाओं पुरुषों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील प्रशासन पर गलत बाढ़ सर्वे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब लक्सर कस्बे में भयंकर बाढ़ आई थी तो कस्बे के वार्ड नंबर 10 में आई बाढ़ में भारी नुकसान हुआ था। उनका कहना था तहसील मुख्यालय द्वारा जो जांच टीम गठित की गई थी उसके द्वारा अनेक बाढ़ग्रस्त परिवारों को सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने उपजिलाधिकारी से वार्ड नंबर 10 के सर्वे के लिए फिर से दोबारा टीम गठित करके सर्वे कराकर बाढ़ पीड़ितों को सही मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने मामले में तत्काल जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी उस मोहल्ले के चेक बन रहे हैं और जैसे चेक बन जाएंगे तो वितरण की कार्रवाई होगी। उससे पहले ही लोग यहाँ पर आए हैं और इसको भी देखा जाएगा, अगर कहीं पर किसी व्यक्ति का नाम जो फरमाद अगर छूट गया है तो उसकी जांच कराते हुए पुनः उन लोगों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। नगर वार्ड जो है वार्ड नंबर 10, उसमें बाढ़ का लगभग सबसे ज्यादा मेरा मानना है इधर सोसाइटी रोड पे सबसे ज्यादा पानी था। तो जो जांच टीम है जिसने सर्वे किया है राहत कोष के लिए, उन्होंने जांच सही नहीं की। उसमें काफी लोग लगभग अधिकतर 90% लोग छूट गए हैं जिनके घरों में नुकसान हुआ था। तो आज हम उसी विषय में एसडीएम साहब के सामने अपनी बात रखने के लिए आए थे कि सर्वे को पुनः कराया जाए, जिससे जो लोग पीड़ित लोग सबको उसका आपदा राहत कोष का लाभ मिल सके।
जी ना तो हमारे चेक मिल ले, जैसे राशन किट मिली सब ऊपर से आया, सरकार मिलना चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। घर घर से कट गई, कोई मिला नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमें क्या कहा कि बाद में मिलेगा, जाओ खत्म हो गया, ये क्या कहा एसडीएम ने, हमें वहां से भी कह दिया। खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रयागराज में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद से आप सब परिचित ही हैं। अब ठीक ऐसा ही मामला हल्द्वानी में देखने को मिला है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठा एक शख्स खुद को पत्नी द्वारा सताए जाने की बात कहकर रुआसा हो जाता है, उसका गला भराता है। दरअसल इस शख्स का नाम है नितिन जैन, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है। उनका कहना है कि अपने कागजातों में सुरभि ने मेडिकल सर्टिफिकेट सहित तमाम अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। उनकी मूल तैनाती रुद्रप्रयाग में थी, लेकिन किसी तरह अधिकारियों से मिलीभगत के चलते उसने दुर्गम से सुगम में अपनी तैनाती करवा ली। वहीं पत्नी के अन्य एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चलने की बात भी कही है। नितिन के साथ धरने पर छात्र संघ के पूर्व और नए पदाधिकारी शामिल रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी हमारी सुरभि से बात नहीं हो पाई है। उनका पक्ष जैसे ही सामने आता है, हम इस पूरे मामले को आपके सामने रखेंगे। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है तो तुम इस घर से चले जाओ। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं पौड़ी की, जहां टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा की तहसील कीर्तिनगर के बागवान में कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत पर खुशी जताई। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ ही मिठाई बांटते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश व्यापार सभा अध्यक्ष, सेवा दल जिला उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष समेत मौजूद कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। कहा कि भाजपा राहुल गांधी के बढ़ते कद को देखकर घबरा गई है, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र कर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने से रोकने का प्रयास कर रही है। आज ये खुशी का माहौल है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत की संसद में सिर्फ एक बात कही थी कि जो अडानी के में जो पैसा 20,000 करोड़ लगा है वो किसका पैसा है। सिर्फ इस बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को उनकी संस्था खत्म कर दी थी, उनसे बंगला खाली करवा दिया था और उनको 2 साल की सजा कर दी थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ये हितकारी फैसला है। और उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान थी और नफरत के जो बाजार में जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट का हम उसका आभारी हैं। कांग्रेस पार्टी उसकी आभारी है। और आज राहुल गांधी जी को कल वो लोकसभा में भी जाएंगे, उनकी सत्ता बहाल हो गई है, उनको बंगला भी मिलेगा और वो अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। देहरादून में नगर निगम द्वारा संचालित काजी हाउस में फिर गायों के मरने की खबर है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस बात का खुलासा किया। गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि वह एक महिला की गाय को छुड़ाने कांजी हाउस पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने कांजी हाउस की वीडियोग्राफी भी कर ली। वीडियो में कांग्रेस का दावा है कि वहां आधा दर्जन से अधिक गोवंश मरी पड़ी मिले। 4-5 गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें इलाज नहीं दिया जा रहा था। गोवंश को वहां भूसा, चारा और पानी तक नहीं दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिस गोवंश के नाम पर राजनीति करती है, आज उसी के राज में गोवंश का सबसे बुरा हाल है। वहीं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने
कांग्रेस के इन सभी आरोपियों का खंडन किया। मेयर सुनील म्यामा का कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप गलत है, क्योंकि उन्होंने खुद कांजी हाउस में जाकर स्थिति देखी जहां गायों के लिए कोई कमी नहीं है और कांग्रेस नेताओं की ओर से पुरानी फोटो को दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। बता दें 2019 में भी यहां बड़े पैमाने में गायों की मौत हुई थी, जिस पर बकायदा जांच भी बिठाई गई थी। अब एक बार फिर कांजी हाउस में गायों के मरने का दावा किया जा रहा है। हालांकि के न्यूज कांग्रेस की ओर से जारी इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सचिव पशुपालन ने निदेशक शहरी विकास को पत्र लिखा। इस महिला की गाय को नगर निगम प्रशासन पकड़कर ले गया और वो रोते बिलखते हमारे पास पहुंची और उसने कहा कि 9,000 रुपया मांग रहा है नगर निगम प्रशासन। मेरी गाय उठाकर ले गए हैं और वापस करने के 9,000 मांग रहे हैं। जब फ़ोन किया गया मेरी सहयोगी, मेरी साथी उर्मिला थापा के द्वारा नगर निगम में कि ये गरीब महिला है, इसके पास 9,000 नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो दूध बेचकर ये अपने बच्चों का पेट पाल रही है, इसकी गाय और बछड़ा छोड़ दो, तो वहाँ से एक भी सुनवाई नहीं हुई और कहा गया कि हम उनको खिलाते पिलाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उसका 9,000 तो देना बनता है। मैंने और उर्मिला ने सोचा आखिर ऐसा क्या खिलाया जाता है कांजी हाउस में कि 2 दिन का 9,000 मांगा जा रहा है, चल के देखते हैं। और जब कांजी हाउस पहुँचे उस नज़ारे को मैं आपको बता नहीं सकती, रोंगटे खड़े करने वाला वो नज़ारा था। 8 गाय मरी पड़ी हुई थी, सड़ रही थी 3-4 दिनों से, जिनके ऊपर सैकड़ों हजारों कीड़े मकोड़े मक्खियां भिन भिना रही थी। ये जो कांजी हाउस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गायों और उनके बछड़ों और मवेशियों का जो बुरा हाल देखा जा रहा है और ये सामने आया है कि किस प्रकार से वहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है और सरकार जो गौ माता के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करने का काम करती है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है और प्रदेश में भी है। बता दें कि 2019 में भी यहां बड़े पैमाने पर गायों की मौत हुई थी, जिस पर बाकायदा जांच भी बिठाई गई थी। अब एक बार फिर कांजी हाउस को लेकर गायों के मरने का दावा किया जा रहा है। वहीं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों का खंडन किया है। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप गलत हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कांजी हाउस में जाकर स्थिति देखी है जहां गायों के लिए कोई कमी नहीं है और कांग्रेस नेताओं की ओर से पुरानी फोटो को दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। आपको ये बता दूं कि जो कांजी हाउस में जो गायें होती हैं, जो अधिकतर एक्सीडेंट में गायों को हम उठा के वहाँ ले जाते हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। और जो उन्होंने कहा है कि वहाँ 7-8 पशु मृत पड़े हैं, वो भी सरासर झूठ है। जो कल पोटलो में जो फोटोएं दिखाई गई, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन फोटो में डेट पड़ी है, उन डेट को भी आप देख लें कि वो कौन सी डेट की फ़ोटो है। सारी तस्वीर जो है साफ़ हो जाएगी। मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। कल हम लोग भी वहाँ गए थे, नगर आयुक्त भी गए थे, मैं भी गया था और वहाँ के जो थानेदार हैं वो भी वहाँ गए थे। वहाँ 2 गायें जो है मृत थी। उसके अलावा जो व्यवस्थाएं कांजी हाउस में हमें करनी चाहिए वो कर रहे हैं, हम लगातार करते हैं। वहाँ दाने की भी कोई कमी नहीं है। रूटीन में जो है सुबह और शाम 2 टाइम जो है घास भी आता है, भूसा भी आता है, तो उसके लिए जो है हम लगातार जो है, मैं जब मेयर बना था तो पहले वहाँ 1 शेड था, हमने वहाँ 3 शेड बनाए।
कुल मिलाकर देवभूमि में गोवंश की ऐसी स्थिति चिंता बढ़ाती है। सवाल ये है कि आखिर कब राज्य में गोवंशों की स्थिति सुधरेगी, आखिर कब नगर निगम देहरादून अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएगा। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस की ओर से पुरानी तस्वीरें दिखाकर सरकार को बदनाम किया जा रहा है। क्या पशुपालन मंत्री की नाराजगी से व्यवस्थाओं में सुधार हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां आईआईटी रुड़की से चयनित हुई छात्रा का अपहरण के बाद पीड़ित परिवार से मांगी गई फिरौती। युवती का वीडियो भेजकर मांगा 10 लाख की फिरौती। बर्रा कर्राहे स्थित पंजाब नेशनल बैंक जाते समय हुआ अपहरण। छात्रा के मोबाइल से पिता को भेजा गया वीडियो में युवती का बांधा गया मुंह। अपहरण हुई युवती परिजनों से बचाने की लगा रही गुहार। परिजनों ने अपहरण की सूचना बर्रा पुलिस को दी। छात्रा के तलाश में पुलिस ने 6 टीमें की गठित। मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। पुलिस ने घटनास्थल के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। बर्रा थाना क्षेत्र के कर्राही इलाके का मामला। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।